बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ the age of father and son is 72 year. 6 year ago the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 year ago? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखें, कहते हैं द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा है कि सन और फादर की एज का सम हमारे पास क्या है, 72 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे लेट सन्स एज ए है, ठीक है, फादर्स एज बी है। ठीक है, क्या करेंगे, लेट करेंगे सन्स एज ए, फादर्स एज बी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि सम ऑफ फादर्स एंड सन्स एज इज 72। अब फादर की और सन की एज को हम क्या कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू है 72। ए सन्स एज है, बी फादर्स एज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, देखें 6 ईयर अगो, 6 साल पहले। अब हमारे पास है 6 साल पहले, तो हमने क्या करना है, 6 को पहले दोनों में से माइनस करेंगे। बच्चों अगर हमारे पास अगो आ जाए तो उसका मतलब होता है टोटल में से माइनस करना। तो 6 ईयर अगो 6 साल पहले। अब हम सन्स एज में से भी 6 को माइनस करेंगे और फादर्स एज में से भी 6 को माइनस करेंगे। सन्स एज क्या थी, ए थी, ए माइनस 6। फादर्स एज क्या थी, बी, बी माइनस 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन्स। अब फादर्स एज जो है वो हमारे पास 2 टाइम है सन की एज से। ठीक है, फादर्स एज बी माइनस 6 इज इक्वल टू है 2 और साथ जो सन्स की एज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा बी माइनस 6 एज इट इज। इस 2 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2a माइनस 2 6 आर 12। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 6 इधर रहेगा, ये इधर माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू है 2a एज इट इज। तो ये b इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2a माइनस b आ जाएगा। अब इसको हम इस साइड पे ले आते हैं ना, और इसको लिख लें या फिर और करके, और 2a माइनस b इज इक्वल टू है 6 के, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है हमने। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, a प्लस b इज इक्वल टू है 72। सन की और फादर की एज को प्लस किया तो 72। ठीक है, b हमारे पास क्या थी, 2a माइनस b इज इक्वल टू है 6 के। अब देखें b के साथ b, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया 3a, 2 और 1 3। ठीक है, 3a इज इक्वल टू है 78 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू है 78 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, 3 6 आर 18, तो a हमारे पास क्या आ गया 26। अब हमारे पास है सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो सन की एज हमारे पास क्या थी, सन्स एज इज इक्वल टू है a माइनस 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या थी, a माइनस 6 थी ना, 6 ईयर अगो एज जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 26,
तो हम 26 पुट कर देंगे, एक ही जगह पे -6 कर देंगे, तो 26 में से 6 को माइनस किया तो 20 आ जाएगा, ठीक है। सन्स एज कितनी है हमारे पास 20, तो हमने फाइंड भी किसकी करनी थी, सन्स एज फाइंड करनी थी। ये देखें ना हमारे पास क्वेश्चन में था, अब देखें क्वेश्चन के स्टेप पढ़े। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर, दोनों की एजेस का सम कितना था 72 ईयर, तो वो हमने कर लिया, a + b = 72, ठीक है। फिर 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन्स, फिर हमने किया 6 को माइनस किया फादर की एज में से भी और सन की एज में से भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन्स, फिर हमने 2 से सन्स की एज को मल्टीप्लाई किया। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, तो हमने 6 ईयर अगो सन की एज बतानी थी, तो वो हमने बता दी, तो कितनी होगी 20, ठीक है। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है इसका हमारे पास, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500, कहते हैं मिरहा ने एक टॉय खरीदा कितने का 1500, एंड सोल्ड फॉर ₹1520, और उसने सेल कितने का किया 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या आएगा इसे, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। इसका डेटा हमारे पास आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है 1500 रुपीज, सोल्ड प्राइस मतलब जितने में उसने बेचा, कॉस्ट प्राइस होती है जितने में उसने खरीदा, सोल्ड प्राइस है जितने में उसने बेचा कितने में 1520 रुपीज, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले इसका प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर सकेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब सेल प्राइस कितनी थी उसकी, जितने में उसने बेचा 1520, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, जितने में उसने खरीदा 1500 रुपीज, तो 1520 में से हम 1500 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 1520 में से 15 को माइनस किया तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। नाउ हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज इसकी फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमारे पास इसी का फार्मूला है, सबसे पहले प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट को डिवाइड करना है जितने में उसने खरीदा, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। अब देखें उसने प्रॉफिट कितना आया था उसको 20, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। अब देखें 20 के साथ 20 कैंसल, बाकी 20 को अंदर रख के 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या आया 1.333%, ठीक है, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को जरा दोबारा देख लें। उन्होंने क्या कहा है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500, उसने 1500 का बाय किया, एंड सोल्ड ₹1520, और 1520 का सेल किया। व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने कहा निकालें, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज कह दिया है, हमारे पास परसेंटेज होगा तो हम प्रॉफिट परसेंटेज इसका फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन में कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹960,000 while the exempted amount is ₹130,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अब उन्होंने हमें एनुअल इनकम दी हुई है तैयब की, मतलब सालाना आमदनी कितनी है उसकी 960,000,
ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट जिस पे उसको टैक्स नहीं लगता, या जो उसकी बगैर टैक्स के है, या जो उसको अमाउंट बच जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹130,000। ठीक है। अब कहते हैं हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। कहते हैं कितना टैक्स है इस अमाउंट पे जो वो पे करता है। इस अमाउंट को निकाल के बाकी इस अमाउंट पे बताना है कि वो कितना टैक्स पे करता है। एट द रेट ऑफ 0.075%। अब रेट क्या है हमारे पास? 0.075%। ये है हमारे पास टैक्स का रेट। अब हमने बताना है कि टोटल टैक्स कितना लगता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनुअल इनकम कितनी है? 960,000 है उसकी। ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है जिस पे टैक्स नहीं लगता? वो है हमारे पास 130,000। ठीक है। एनुअल इनकम 960,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 130,000। अब देखें रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी? एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके। ठीक है। एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग इनकम आ जाएगी जिस पे टैक्स लगता है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट पे तो टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए हम इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे। ठीक है। 960,000 माइनस 130,000। ठीक है, तो हम जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 830,000। ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? टैक्सेबल अमाउंट। जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है वो कैसे लगता है? अब देखें टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? रिमेनिंग अमाउंट पे। रिमेनिंग अमाउंट को लिखेंगे 830,000 मल्टीप्लाई बाय। अब हमारे पास रेट क्या है? रेट है हमारे पास 0.75। रेट हमारे पास क्या था? रेट 0.75%। ठीक है। अब 0.75% के हिसाब से हमारे पास क्या लगेगा? इस पे टैक्स लगेगा, तो हम लिख देंगे 830,000 मल्टीप्लाई 0.75%। ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप है इसका 830,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब ये क्या थी हमारे पास? रेट था, जिस रेट से लग रहा था, इस रेट से लग रहा ना, तो इसी रेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब परसेंट को ख़त्म करके हम क्या करते हैं? परसेंट की जगह पे 1/100 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1/100 आ जाएगा। 830,000 मल्टीप्लाई, अब देखें 0.75 है, 0.75 है। अब इसका सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट की जगह 1 लगा देते हैं। उसके बाद जितने डिजिट आते हैं हमारे पास उतने 0 लगा देते हैं। मल्टीप्लाई 1/100 एज इट इज़। ठीक है। अब इन 2 0 के साथ ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इन 2 0 के साथ ये 30 का 0 और ये 0 ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 83 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है। अब हमारे पास है टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इन दोनों को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6225 रुपीज़। ठीक है। तो उसके पास जितने पैसों पे इनकम पे टैक्स लगता है वो कितना टैक्स है? 625 रुपीज़। कितना टैक्स लगेगा? 625 रुपीज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें इनकम आ जाएगी जो एनुअल इनकम है। फिर हमारे पास जिस इनकम पे उसका टैक्स नहीं लगता वो आ जाएगी। फिर रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? उन दोनों को माइनस करके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो कैसे आएगी? टैक्सेबल अमाउंट हम जिस रेट से टैक्स लग रहा है उसको रिमेनिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे और हम परसेंट की जगह पे 1/100 लगा देंगे। ठीक है। तो वो हमारे पास टैक्स निकल आएगा कि कितना टैक्स लग रहा है। तो वो हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ जाएगी कि कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है।
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। क्या फाइंड करना है हमने? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड मार्कअप। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000। अब कितने रुपीज पे? 375 रुपीज पे हमने क्या फाइंड करना है? कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है फॉर 1 ईयर। टाइम कितना है हमारे पास? 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 1 साल। टाइम क्या है? 1 साल। एट द रेट ऑफ 40%। अब रेट कितना है? 40% है। कंपाउंड एनुअली, ठीक है, उसका एनुअली जो रेट है वो है 40%। और टाइम क्या है? 1 ईयर है। ठीक है, और हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? 375,000। अब इस अमाउंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। जो हमें गिवन दी गई हो उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। फाइंड क्या करना है? कंपाउंड मार्कअप। अब देखें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 375,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था टाइम। टाइम भी गिवन था ना, 1 ईयर, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से, और टाइम कितना है हमारे पास? 1 ईयर। ठीक है, रेट कितना है? किस रेट से? रेट कितना है? 14%, और रेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? R से। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है मार्कअप। ठीक है, तो हमें पता है मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास। We know that markup is equal to है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को, रेट को और टाइम को, तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मार्कअप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 375,000। ठीक है, रेट कितना था? 14%, और हमारे पास टाइम कितना है? 1 ईयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 375,000 मल्टीप्लाई 14। जब हम परसेंट को ख़त्म करते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हम कह देंगे 14/100 मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट्स देखें, ये दो सिफर इन दो सिफर से खत्म हो गए। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? 3750 मल्टीप्लाई बाय 14। जब इन दोनों को हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, मार्कअप निकल आएगा। तो मार्कअप हमारे पास क्या आएगा? 52,500। 52,500। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी? मार्कअप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ तक हमारी 1.3 कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, और आज हमने 6 to 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।